नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑलीपोड के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आलोक पाठक और आज से हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं एकदम न्यू सीरीज की। और वो है आपकी इंडियन पॉलिटी संपूर्ण। और इसमें हम एनसीईआरटी से लेके लक्ष्मीकांत को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट्स के साथ। मतलब यहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्ट, सारे जितने भी सिद्धांत हैं विषय से संबंधित, उन सभी को अच्छे से समझेंगे। और साथ में दोस्तों यहाँ पे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में उन्हीं चीज़ों के ऊपर, पूरे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन करते चलेंगे और ये सारी चीज़ें आपकी टॉपिक वाइज़ होंगी। और ये सीरीज़ आपके कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं, चाहे कोई किसी भी लेवल का क्यों ना हो, उन सभी के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे वो आप आरएएस दे रहे हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी में आपको पूरी तरीके से बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं आज अपनी इस सीरीज़ के साथ। तो ये है ऑलिव बोर्ड के द्वारा दिया गया आपको राजस्थान पटवारी का क्रैश कोर्स। तो इसे आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाके। और यहाँ पे अगर आप सक्सेस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंस्टेंट क्या मिल जाएगा, 50% का इंस्टेंट आपको यहाँ पे ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप सक्सेस कोड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से ये ऑलिव बोर्ड का है हमारा हाई कोर्ट आरओ एआरओ का बैच। तो आप इसे भी चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये इसी तरीके से यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का बैच है, वो भी बैच यहाँ पे लॉन्च हो रखा है। और इन सभी पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप 50% का क्या लगा सकते हैं, डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप सक्सेस कोड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आज से जो हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से प्लानिंग करेंगे चीज़ों को कि जो इंडियन पॉलिटी है उसमें जो मेन बुक हम करते हैं लक्ष्मीकांत, और साथ में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। ये दोनों मेन बुक हैं जिससे अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी जो है वो आपका बहुत अच्छे से मजबूत हो जाता है और किसी भी एग्जाम में इस सब्जेक्ट की वजह से आपके मार्क्स नहीं कटते। तो ये सीरीज का मोटिव यही रहेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा सीरीज के साथ, सीरीज एकदम ऑसम और बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम एक बेसिक की बात करते हैं कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या होता है, इस बात को समझते हैं। पूरा कोर्स बायलिंगुअल में रहेगा ये वाला, तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र ना रहें। ठीक है, अगर चीज़ें आपको अंग्रेजी में लिखी हुई दिख रही हैं तो वो तब भी आपको हिंदी में पूरी तरीके से बताई जाएंगी। तो संविधान क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को अगर सही तरीके से रन करना है, चलाना है, तो हमें ज़रूरत होती है रूल्स की। रूल्स की ज़रूरत होती है, लॉस की ज़रूरत होती है। तभी कोई सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या कर पाता है, वर्क कर पाता है। तो बिना नियम कानून के कोई भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल सकती है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेके चलें, आप दिल्ली मेट्रो ले लीजिए, कोई भी मेट्रो सिस्टम ही ले लीजिए, इंडियन रेलवे ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं हर एक चीज़ का रूल है। इवन दिल्ली मेट्रो में जैसे आप जाएँगे तो आपका एंट्री का रूल है, एग्ज़िट का रूल है, हर एक चीज़ का रूल है। तो क्यों यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं? रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सभी को क्या हो, बराबर का क्या मिल सके, उस व्यवस्था का इस्तेमाल करने का मौका। अब सभी लोग केवल चढ़ने में लगे रहेंगे तो लोग उतर ही नहीं पाएँगे, और सब अगर उतरने में लगे रहेंगे और एकदम से चढ़ने ही नहीं देना चाहते किसी को, तो चढ़ नहीं पाएँगे। तो व्यवस्था को किसी भी तरीके से सही सुचारू रूप से चलने के लिए ये आवश्यक है कि एक प्रॉपर रूल्स बने हों, लॉज़ हों, जिसे लोग फॉलो करें और उससे एक नेशन गवर्न हो। तो उसी तरीके से संविधान क्या होता है? संविधान इज़ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज़। तो नियमों का और आपके कानूनों का क्या है? एक संकलन है जिसे आप क्या करते हैं? उसे आप कहते हैं में सारे रूल्स लिखे हैं, लॉज़ लिखे हैं। जैसे डिक्शनरी के तौर पे हम लेके चलते हैं। डिक्शनरी में क्या होते हैं? हार्ड वर्ड्स होते हैं, जिनका आप मीनिंग जानना चाहते हैं। तो वो होती है डिक्शनरी आपकी। उसी तरीके से अगर आप और सारी बहुत सारी बुक्स देखेंगे, तो उनको जैसे कलेक्शन ऑफ मैप आपका एटलस कहलाता है। तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ रूल्स, लॉज़, ये आपका क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता है। चलिए, तो आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, किसी भी कंट्री के लिए फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल होते हैं मतलब कोई भी देश जो होता है, आपका नेशन जो होता है, वो इन्हीं रूल्स से क्या होता है, गवर्न होता है। इसी में जो रूल्स दिए हैं उन्हीं से वो क्या करता है, अपनी पूरी व्यवस्था को चलाता है।
ठीक है? तो फंडामेंटल इन गवर्नेंस होते हैं, पूरे देश का शासन प्रशासन इसी के आधार पर चलता है। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात समझते हैं, क्या ये रूल्स जो होते हैं, वो किस तरीके के हो सकते हैं? ये 2 प्रकार के रूल्स हो सकते हैं। ये रूल्स जो हैं, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका रिटन, एक आपका रिटन हो सकता है और एक आपका अनरिटन हो सकता है। रिटन और अनरिटन। तो समझते हैं यहाँ पे रिटन और अनरिटन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको ऐसे इस वर्ड को देख के आपको लगेगा कि रिटन यानी लिखित संविधान का ऐसा अर्थ होगा जो संविधान लिखा गया है। आपको ऐसा लगेगा कि है ना, जो संविधान लिखा गया है। और अनरिटन आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो संविधान नहीं लिखा गया है उसे हम अनरिटन, बट ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। दोनों चीज़ों में जो ये बात कही जा रही है, शब्द से बिल्कुल अलग मतलब निकल के आता है। तो इसे बड़े आराम से, बड़े अच्छे से समझते हैं कि इन दोनों में जो हम डिफरेंस बनाते हैं, रिटन और अनरिटन, इसका मेन पर्पस क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान का अगर हम एग्ज़ाम्पल लेके चलें उदाहरण के तौर पर, तो इंडिया यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? ऐसे ही दुनिया के सारे संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बट अगर हम एक्सेप्शन के तौर पे लेके चलें, तो यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कोई संविधान की कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है क्या? मतलब कोई भी चीज़ लिखी नहीं गई है किसी भी जगह, कहीं पे भी? जी नहीं। समझिएगा, बहुत बेहतरीन डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लें। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान का मतलब ये है कि जहाँ पे जो लॉज़ हैं, रूल्स हैं, जो उस देश को गवर्न करने वाले हैं, जिनसे उस देश में शासन व्यवस्था चलने वाली है, उन सभी को कंपाइल करके एक सिंगल बुक के फॉर्मेट में लिख दिया गया है। सबको कंपाइल करके एक सिंगल बुक बनाई गई है। क्या है? एक सिंगल बुक बना दी गई है। तो उसे हम कहते हैं, इस तरीके के संविधान को हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? और दूसरे तरीके का जो संविधान हम यहाँ पे देख रहे हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ऐसा नहीं है कि लॉज कानून कहीं लिखे ही ना हो, लिखे जरूर हुए, बट ये डॉक्यूमेंट्स में है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है। मतलब पूरी एक कोई कंपाइल्ड सिंगल बुक जो है, एक सिंगल बुक जिसमें ये सारे रूल्स लिखे हों, सब कुछ लिखे हों, ऐसी कोई बुक यहाँ पे है नहीं। इस तरीके की कोई सिंगल किताब नहीं होती, इसमें सारे रूल्स, सारे लॉज़ को एक तरफ कंपाइल करके रखा गया हो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका क्या? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ी-सी बात और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? फिर ऐसा क्यों है कि कुछ देशों ने यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कहीं पे हमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है? ऐसा क्यों है? इस बात को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? उस देश की स्थिति और परिस्थिति को समझना होगा उस समय, ठीक है? और पूरी हिस्ट्री को उसके समझना होगा। जैसे हम देखते हैं इंडिया और यूएसए, यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल है दोनों देशों का, ठीक है? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है, क्षेत्रफल बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा एरिया, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे इन्हें जब कोई देश को चलाना है, तो अगर ये बुक्स एक पूरे लॉज़ को एक सिंगल बुक के फॉर्मेट में लिख देंगे, तो शासन-प्रशासन करने में आसानी होगी। सबको ये पता रहेगा कि किस तरीके से किस एरिया में क्या काम करना है। वहीं अगर आप ब्रिटिश को देखें, तो यहाँ पे ना तो आपको इतना ज़्यादा कोई एरिया देखने को मिलता है, ना तो किसी तरीके की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा कोई देखने को मिलती है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तीसरी बात अगर हम देखें बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हिस्ट्री, उस देश का इतिहास। जब आपके शासन बदलते हैं किसी भी देश में, एक के बाद एक बदला जाता है, दूसरे के बाद दूसरा बदला जाता है। जब नई कोई व्यवस्था आती है, पुरानी व्यवस्था खत्म होके, तो हमेशा ये प्रयास होता है कि नई व्यवस्था आए तो उसके लिए जो नियम कानून हो, वो पूरी तरीके से आप कहते हैं ना, चलो आज से यार मैं सब कुछ अच्छे से करूँगा, मैं अपना टाइम टेबल बनाऊँगा आज से। क्या करोगे? टाइम टेबल बनाते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से कि आज से चलिए यहाँ पे ये पुरानी जो चीज़ें थी वो खत्म हुई। आज से हम नए तरीके से स्टार्ट करेंगे और हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से।
तो इसके लिए वही है, जैसे अमेरिका हो, इंडिया हो, तो यहाँ पे पहले ब्रिटिश डोमिनेंस रहा, ठीक है? कॉलोनी रही, ठीक है? अब यहाँ पे जब कॉलोनियल सिस्टम खत्म हुआ, नई व्यवस्था आने वाली थी, तो सबके दिमाग में क्या आया? हम एक बेहतरीन व्यवस्था बनाते हैं और सभी को सब कुछ देने के लिए हम संविधान बना, ठीक है? तो जब कहीं पे पुरानी व्यवस्था हटती है, तब यहाँ पे ऐसे किसी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम यहाँ पे देखें, यूके के हिस्ट्री को देखें, तो इनके यहाँ तो इनकी हिस्ट्री जो है, वो कंटिन्यू ही चलती आ रही है। इनके यहाँ पे इस तरीके का कोई ब्रेक है नहीं। तो यहाँ पे जो कानून आते रहे, वो आराम से डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जुड़ते रहे और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस लेके काम चलता रहा। यहाँ पे कभी इस तरीके का कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ हिस्ट्री में कि क्या किया जाए, एकदम नए संविधान जैसी कोई चीज़ आवश्यकता इन्हें पड़े। तो यहाँ पे हमने आज अभी इसमें ये समझा है कि संविधान क्या होता है। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, रिटन और अनरिटन 2 प्रकार के संविधान होते हैं। और ऐसा क्यों होता है मेनली कि कुछ संविधान रिटन है और अनरिटन है। और उसके मुख्य कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण को हमने यहाँ पे समझा है, और भी कारण है बट सबसे मुख्य कारण ये है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं कि जब हमें भारतीय संविधान को पढ़ना है, तो भारतीय संविधान को समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी चाहिए वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रिएम्बल को पढ़ना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और अगर हम प्रस्तावना को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, तो यहाँ पे हम प्रस्तावना को पूरी तरीके से समझ मतलब पूरे भारतीय संविधान को अच्छे से समझ, और जब भारतीय संविधान को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती उसके बाद संविधान में दी गई चीज़ों को जानने में, समझने में। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले बात कि जो प्रस्तावना है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि सबसे पहले हम इसे ही समझें। उसके लिए हम समझते हैं थोड़ी-सी बात। देखिए, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पे हमें मालूम है, संविधान में क्या होते हैं? संविधान में होते हैं, लॉज़ होते हैं, ठीक है? लॉज़ कलेक्शन ऑफ रूल्स लॉज़ होता है और इसे हम संविधान में किसके तौर पे लिखते हैं? आर्टिकल के तौर पे, अनुच्छेदों के तौर पर लिखते हैं, ठीक है? आर्टिकल्स अनुच्छेद के नाम से होते हैं। अब ये आर्टिकल और अनुच्छेद जो होते हैं, ये आर्टिकल और अनुच्छेद जो होते हैं, इन्हें हम क्या नाम है पूरे संविधान में रखते हैं, इन्हीं कानूनों को आर्टिकल और अनुच्छेदों के नाम से रखते हैं। अब बात समझते हैं कि यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है कि सरकार कोई कानून लेके आए, ठीक है? कोई कानून लेके आए और ये कानून क्या करे, किसी एक आर्टिकल की, मान के चलिए आर्टिकल एक्स की पूर्ति के लिए इस कानून को लेके गया, बट उसी समय आर्टिकल वाई को ये क्या करे, आर्टिकल वाई के ये अगेंस्ट चला जाए। मतलब एक्स में जो प्रावधान दिए गए हैं, उसकी तो पूर्ति कर रहा है, बट वाई आर्टिकल के क्या चला जाए, खिलाफ चला जाए। अब ऐसी स्थिति में संविधान में क्या किया जाए, जब यहाँ पे एक आर्टिकल का सपोर्ट हो जाए और एक आर्टिकल के लिए बनाया, एक आर्टिकल के अगेंस्ट चला जाए। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है संविधान की व्याख्या करने की, इंटरप्रिटेशन की। तो संविधान का इंटरप्रिटेशन करने की, व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती है कि यहाँ पे कौन-सी चीज़ सही होगी, इसको लागू करना या इसको नहीं लागू करना। अब ये बात सोचनी समझनी पड़ेगी। तो इसकी ज़िम्मेदारी किसको दी गई है? ध्यान रखनी है, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो ये बात देखता है कि यहाँ पे क्या इस कानून को जो बनाया गया है, क्या इस कानून को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, गारंटर है, प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इन चीज़ों को देख सकता है। तो हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, अभी बिल्कुल उसमें ऐसी चीज़ नहीं डाल रहे कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ परेशान करे। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों के निपटारे के लिए बैठाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। क्या बचाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बैठाता है, ठीक है? और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है, ठीक? ये इस चीज़ के, इस विषय का जो भी मसला है, इसे यहाँ पे देखती है। अब हमें मालूम है यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, बैठे तो इंसान ही हैं। ये जब बेंच बैठेगी, तो यहाँ पे जो जज आपके बैठे हैं इस विषय के ऊपर देखने के लिए, आम बात है ऐसा हो सकता है कि उनको ही यहाँ पे कुछ ना समझ में आए कि यहाँ पे हम किसके साथ जाएँ, ऐसा हो सकता है। तो
ऐसी चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, रेफ़रेंस लिया जाता है। आप हमेशा कहते हैं ना, जैसे कि कोई चीज़ नहीं समझ में आती एक किताब से, तो आप दूसरी किताब का रेफ़रेंस लेते हैं, इंटरनेट का रेफ़रेंस लेते हैं। तो यहाँ पे ये रेफ़रेंस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट्स का रेफ़रेंस ले सकते हैं, ठीक है? और वहाँ से अपने फैसलों को बना सकते हैं, ढूँढ सकते हैं कि हमें कौन-सा फैसला लेना चाहिए। बट अगर कहीं पे कुछ भी ना समझ में आए, तो क्या ले सकते हैं? सबसे लास्ट में जाके अगर चाहें तो ये प्रस्तावना का क्या कर सकते हैं? प्रस्तावना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी रेफ़रेंस ले सकते हैं, प्रस्तावना का। तो बात करते हैं कि प्रस्तावना का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है संविधान की व्याख्या करने में, इंटरप्रिटेशन में। इंटरप्रिटेशन करने में, अगर संविधान की व्याख्या करने में इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, तो हमें समझना होगा कि ऐसा क्या है इस प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस छोटे से डॉक्यूमेंट में, छोटी सी प्रस्तावना में, कि हमें जो है, हम यानी सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल कर सकता है संविधान की व्याख्या करने में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना होगा हमें, ऐसा इसके अंदर क्या है। तो ऐसा इसके अंदर ये है कि प्रस्तावना अंदर अपने रखे है एम। प्रस्तावना के क्या दिखाती है? एम दिखाती है, ऑब्जेक्टिव्स दिखाती है, लक्ष्य दिखाती है, हमारे संविधान के लक्ष्य बताती है। जो लक्ष्य हमारे संविधान को अचीव करने हैं, हमारे संविधान को पाने हैं, ठीक है? हमारे संविधान को पाने हैं, अचीव करने हैं, वो प्रस्तावना हमारी यहाँ पे दिखाती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो हमारी संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाने का काम किया, तो यहाँ पे संविधान किस तरीके का होगा? हमारा संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा संविधान होगा, इसके ऊपर जब बात हुई, तो ये ज़िम्मेदारी दी गई किनको? जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई कि आप देखिए कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा, कैसा होगा हमारा संविधान। और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं उद्देशिका। क्या बनाई? उद्देशिका बनाई। और ये उद्देशिका क्या बता रही थी कि हमारा संविधान जो विधानसभा को अब बनाना है, ये किस तरीके का होगा, इसका लक्ष्य क्या होगा और इसका एम क्या होगा। जब आगे चल के हमारा संपूर्ण संविधान बन गया, तो यही जो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन यानी जो हमारी उद्देशिका थी, हमारी जो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन है, उद्देशिका थी, ये आगे चल के क्या बन गई, इसी का एक शॉर्ट नोट कह सकते हैं, एकदम समरी कह सकते हैं, एकदम छोटा नोट बन गया हमारा क्या? प्रस्तावना। क्या बना के? प्रस्तावना बना के उसे संविधान में जोड़ दिया गया। जैसे मान के चलिए कोई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, और इन सभी बातों को आप क्या करें? इन्हें एक छोटे से पेज पे बहुत छोटे से में लिख दें। ये आपका ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन से क्या बन के आई? प्रस्तावना बन के आई। आम बात है, प्रस्तावना क्या दिखाती होगी? एम दिखाती है, ऑब्जेक्टिव दिखाती है, और यहाँ पे समझिए, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो यहाँ पे देख सकता है प्रस्तावना के आधार पर कि कौन से कानून को, क्या इस कानून को लागू करने से ज़्यादा लक्ष्य अचीव हो रहे हैं, ज़्यादा एम्स अचीव हो रहे हैं, या ये हमारे संविधान में जो लक्ष्य हैं, उनके खिलाफ जा रहा है। और इस हिसाब से क्या कर सकता है, इस कानून को चाहे तो वैलिड कर सकता है, या फिर नल एंड वॉइड करके इसे समाप्त कर सकता है। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है किसकी? हमारे प्रस्तावना की। तो दोस्तों यारों, आज के सेशन में हम यहाँ पे इसे इतना ही रखेंगे। आगे बढ़ते चलेंगे तो हम आपको दिखाते चलते हैं हम लोग कि हम यहाँ पे चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ते चलेंगे, और यहाँ पे चीज़ों को बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में खत्म करते चलेंगे। हर एक छोटी चीज़ को बेहतरीन तरीके से, एकदम ऑसम तरीके से। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।